और आपको बताते चलूं कि आज हमने इस विशेष बातचीत के लिए स्टूडियो में आमंत्रित किया है सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन श्री नितिन त्रिपाठी जी को। आइए स्वागत करिए हमारे आज के विशेष मेहमान का। नितिन जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत कार्यक्रम में। जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि लोक अदालत की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अगर हम परिचित होते हैं इसकी व्यवस्था से, पूरी प्रक्रिया से, तो हम सभी के लिए सुगम हो जाता है कि अगर कोई विवाद है, कोई समस्या है, तो हम आसानी से उसका त्वरित निपटारा भी कर सकते हैं। पर बातचीत की शुरुआत करूंगी, आप सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के और इसी के तहत लोक अदालतें काम करती है, तो इसका जो क्रमिक विकास हुआ उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देश 1947 में आज़ाद के बाद एक सतत प्रयास संविधान निर्माताओं ने किया। 1949 में सबसे पहले एक लीगल एड कमेटी बनी थी, इसको बॉम्बे कमेटी कहा गया था, जिसमें वीकर सेक्शंस को लीगल एड देने की बात कही गई थी। फिर 1958 में केरला पहला राज्य बना था जिसने रूल्स बनाए थे अपने। उसके बाद वेरियस लीगल डेवलपमेंट्स होते गए। 1980 में एक सिलास कमिटी बनी थी जिसमें कमिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग लीगल एड स्कीम्स, इसके तहत लीगल एड वीकर सेक्शंस को देने की बात कही गई थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन पे जिक्र किया गया था। लेकिन इस कमिटी में कुछ कंप्लीट नहीं लग रहा था, तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट को 1987 में बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी का गठित किया गया। और लेकिन इसको इन्फोर्स होने में 8 साल लग गए। 1995 में जाके इन्फोर्स हुआ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। इसी के तहत हम लोग की उत्पत्ति है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की, और उसी के तहत हम लोग काम करते हैं। उसी के तहत डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो रहती है वो लोक अदालत ऑर्गेनाइज कराती है, जिसमें अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम है, जिसमें सुलह के माध्यम से लोगों के विवाद सुलझाए जाते हैं। इसके साथ जैसे आपने बताया कि कैसे क्रमिक विकास हुआ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का, जो जिनका एक मुख्य कार्य होता है लोक अदालतें लगाना और इस तरह के सुलह समझौते के साथ जो भी न्याय व्यवस्था है उसका त्वरित न्याय देना। पर ये लोक अदालतें काम कैसे करती हैं और क्या मुख्य उद्देश्य होता है और किस तरह की जो समस्याएं हैं उनको लोक अदालत के तहत लाया जा सकता है? ये कुछ सवाल जो इससे जुड़े हुए हैं। लोक अदालत सिंपल लैंग्वेज में लोगों की अदालत। जी जी जी। इसका मेन मुद्दा ये रहता है कि लोग आपस में बैठ के सुलह समझौते में अपने विवाद को सुलझा सकें। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी हर साल के शुरुआत में हर क्वार्टर में एक लोक अदालत लगाने का रहता है, और साल में 4 लोक अदालत लगती हैं हमारी, जिसमें विभिन्न तरह के विवाद, जैसे समनी विवाद होते हैं, क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंस जिनको कहा जाता है, जो पहले पुराने वाले जो कानून था CRPC उसमें 320 और नए वाले में 359 प्रोविज़न है। उसके बाद जैसे NI एक्ट के मुद्दे होते हैं, बैंक रिकवरी लोन के मुद्दे होते हैं, बिजली के मुद्दे होते हैं, लोन के मुद्दे होते हैं, टेलीफोन बिल के मुद्दे होते हैं। इस सारे मुद्दों को बैठ के आपसी सुलह समझौते में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट में कंसिलिएशन सुलह पे हम लोग सुलझाते हैं। जी जी। ये जो लोक अदालत होती है, जो स्पेसिफिक डेट निर्धारित की जाती है नालसा के द्वारा, उस दिन सिविल कोर्ट के परिसर में हम लोग इसका पूरा व्यापक प्रचार प्रसार करते हैं। जो भी पार्टियाज होती हैं, 2 पक्ष जो होते हैं, उनको हम लोग न्यायालय में बुलाते हैं, उन लोग को एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराते हैं, वेरियस बेंचेस बनती हैं, उन बेंचेस में जो टीम रहती है काम करती है, एक एडवोकेट रहते हैं, एक जज रहते हैं और भी सोशल मेंबर्स होते हैं। वो लोग बैठ के आपसी सुलह समझौते पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, उस मुद्दे को इस तरीके से बिना जो आपने बताया किसी उसके सुलझाया जाता है। जो आपने बताया कि जो लोक अदालतें हैं उनकी तिथि निर्धारित होती है और उस पर ये काम करती हैं, पूरी व्यवस्था की जाती है, लोगों को बताया जाता है और तब इस पर जो कार्रवाई करनी होती है वो की जाती है। हम अपने दर्शकों को एक सॉफ्ट स्टोरी दिखाना चाहेंगे इसी पर, क्योंकि लोक अदालतें कैसे काम करती हैं अगर हम सरल शब्दों में जानना चाहते हैं तो हमारे लिए ये सॉफ्ट स्टोरी बड़े काम की है। आपको दिखाते हैं सॉफ्ट स्टोरी लोक अदालत। लोक अदालत यानी लोगों की अदालत एक ऐसा मंच है जहां विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाया जाता है। यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है, जहां सभी प्रकार के सिविल वाद तथा ऐसे अपराधों को छोड़कर जिसमें समझौता वर्जित है, सभी आपराधिक मामले निपटाए जाते हैं। लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती है। इसे विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 के द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
लोक अदालत भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी संस्था है जो विवादित मुद्दों को समाधान करने में सहायक होती है। इसका प्रयोग कानूनी प्रक्रिया को अधिक सरल, व्यापक और समझदार बनाने के लिए किया गया है ताकि न्याय प्राप्त करने का अधिकतम अवसर सभी को मिल सके। यह एक प्राकृतिक न्यायिक प्रक्रिया है जो विवादों के निपटान में सहायक होती है और अधिकतम समझौते को प्रोत्साहित करती है। हमारे देश में वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 39 को जोड़ा गया, जो कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया, जो 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ। सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों से निपटने के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना हेतु वर्ष 2002 में इसमें संशोधन किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत ही लोक अदालत का संचालन होता है। राज्य स्तर पर इसके संचालन के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। लोक अदालत के पास वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट में निहित होती है। इसके अलावा एक लोक अदालत के पास अपने सामने आने वाले किसी भी विवाद के निर्धारण के लिए अपनी प्रक्रिया निर्दिष्ट करने की अपेक्षित शक्तियां होती हैं। लोक अदालत के समक्ष सभी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत न्यायिक कार्यवाही मानी जाती है। लोक अदालत की महत्वपूर्ण विशेषताएं। लोक अदालत में विवादित पक्षों को समझौते के लिए प्रेरित किया जाता है, जो विचारशील स्थायी समाधान प्रदान करते हैं। इससे लंबी और खर्चीली न्यायिक प्रक्रिया से बचाव होता है। यह अदालत न्यायिक समय अधिकतम का पालन करती है और विवादित मुद्दों के लिए त्वरित और सुलभ उपाय प्रदान करती है। यह समाज सेवा का भी एक साधन है। यह विवादित मुद्दों के लिए आम लोगों को न्याय प्राप्त करने में मदद करती है, जो अक्सर न्यायिक प्रक्रिया की लंबी, खर्चीली और गंभीर प्रक्रिया से निराश हो जाते हैं। लोक अदालत का संचालन कानूनी मानदंडों और न्यायिक प्रक्रियाओं के साथ होता है। इसके तहत कोई न्यायालय शुल्क नहीं है और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर राशि वापस कर दी जाती है। विवाद निपटान हेतु प्रक्रियात्मक लचीलापन के साथ त्वरित सुनवाई होती है। विवाद के पक्षकार सीधे अपने वकील के माध्यम से न्यायाधीश के साथ बातचीत कर सकते हैं, जो कानून की नियमित अदालतों में संभव नहीं है। लोक अदालत द्वारा दिया जाने वाला निर्णय सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है और इसे सिविल कोर्ट की डिग्री का दर्जा प्राप्त होता है। हमारा देश भारत सदियों से एक सामाजिक और पारिवारिक सौहार्द वाला देश रहा है, जहां पंच को परमेश्वर माना जाता रहा है। ऐसे में लोक अदालत, जो प्राकृतिक न्याय और गांधीवादी चिंतन पर आधारित है, की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसने अपनी भूमिका को सही साबित किया है। बहुत सारी बातों की जानकारियाँ भी हुई होगी, कैसे काम करती हैं हमारी ये लोक अदालत। पर अब जो सवाल आपके मन में आ रहे हैं उसके जवाब के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी श्री नितिन त्रिपाठी सर। सर, अगर हम बात कर रहे थे लोक अदालत के बारे में, तो आपने कहा कि जो तिथियां निर्धारित की जाती हैं उसके बारे में बताया जाता है। अगर किसी के पास कोई समस्या है जिसका निपटारा वो लोक अदालत में करना चाहता है, पर ये कौन सी तिथि है उसे कैसे पता चलेगा? किन माध्यमों से आप ये जानकारी देते हैं? लोक अदालत का व्यापक प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करते हैं। अच्छा। प्रिंट मीडिया में हम लोग जाते हैं, पेपर में निकालते हैं। हमारे पारा लीगल वॉलंटियर्स हैं जो गली में, नुक्कड़ में जाके, गांव में जाके, हर कोने में जाके इसका प्रचार प्रसार करते हैं। और जो भी इससे संबंधित पार्टियां, जैसे बैंक हुए, सरकारी विभाग हुए, सब इसका व्यापक प्रचार प्रसार करते हैं। पोस्टर लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, मतलब जिस तरीके से भी हमको इसका व्यापक प्रचार प्रसार कर सकते हैं, सारे माध्यमों का हम लोग उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स भी यूज़ करते हैं। अच्छा। और उसमें ताकि लोगों को मैक्सिमम रीच हो गई, ये बता सकें कि इस तिथि को निर्धारित है, लोक अदालत है, इस परिसर में है। आप पटना में भी देखेंगे तो हम लोग व्यापक स्तर पे बहुत जगह पोस्टर बैनर लगाते हैं, ताकि, और कॉमन एरियाज़ में लगाते हैं ताकि लोगों को ये पता चल सके। लीगल अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं और उसमें हम लोग अपना पोस्टर बैनर लोक अदालत का लगाते हैं, लोगों को एकदम जागरूक करते हैं और उस दिन मैक्सिमम लोग आ सकें,
उनका सुलह समझौते से हम लोग निपटारा कर सकें, क्योंकि हमारा समाज गांधीयन प्रिंसिपल्स पे है जी। और हम चाहते हैं कि सारी बातें बैठ के हो जाएं, किसी का कोई वैमनस्य ना रहे। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये होती भी है, अगर आप आपसी विवादों का निपटारा कर लेते हैं तो फिर जो ये न्याय की प्रक्रिया में विलम्ब होता है इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, और जो चीज़ें बहुत लंबी जा सकती हैं उसका समझौता के साथ या बातचीत के साथ सुलह भी किया जा सकता है। आपने बताया कि आप कई सारे माध्यम अपनाते हैं इसके प्रचार प्रसार के लिए, ताकि आम जनता तक इसकी जानकारी पहुंचे। अगर किसी के पास ऐसी कोई समस्या है जिसका निपटारा वो लोक अदालत में करना चाहता है, तो फिर प्रक्रिया क्या है, क्या करना होता है? लोक अदालत के जो मुकदमे होते हैं 2 स्टेज होता है, प्री लिटिगेशन होता है, पोस्ट लिटिगेशन होता है। प्री लिटिगेशन स्टेज में वो आपस में बैठ के कोर्ट में आके, उस कंसर्न कोर्ट में, चाहे थाने पे, चाहे 2 पार्टी आपस में बैठ के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में भी आके वो बैठ के अपने केस को सेटल करा सकते हैं, और एक कॉमन सहमति पे आके हम लोग उस मुद्दे को सुलझा देते हैं। उसी तरह जो कोर्ट में केसेस चलते हैं उसमें 2 पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष जब सहमति भरते हैं, दोनों में से कोई पक्ष, एक पक्ष भी हो सकता है, फिर कोर्ट उसको देखता है ये लोक अदालत का मैटर है कि नहीं। जो हमने आपको श्रेणियाँ बताई थी उसमें वो केस कंपाउंडेबल है कि नहीं, उस मतलब लोक अदालत में जाने लायक ये केस है कि नहीं, उसके बाद वो रेफर कर देता है लोक अदालत में वो चीज़। फिर दोनों पक्षों की सहमति पे बात करके ही उसको सुलझाया जाता है, दोनों पक्षों को सुना जाता है और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है ताकि किसी का नुकसान ना हो, और सुलह के आधार पर को समझाया जाता है। लोक अदालत इज़ अ फॉर्म ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो स्पीडी जस्टिस को हम लोग प्रमोट करते हैं, ताकि जल्दी से सुलह हो सके, लंबी प्रक्रियाओं से बच सकें और किसी को किसी तरह कोई नुकसान ना हो। तो जैसे कि आपने बताया कि अगर किसी को इसमें अपील जाना है लोक अदालत में, अपनी जो समस्या है उसको लेकर जाना है, तो वो जा सकता है और आपस में बिठा करके आप इस पर काम करते हैं। साथ ही आपने ये भी जानकारी दी कि अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है, और मैं जानना भी चाह रही थी अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि हो सकता है ऐसा कि कोर्ट में केस चल रहा है पर जो वादी और प्रतिवादी हैं वो दोनों चाह रहे हैं कि हमें इसमें विलम्ब नहीं करना है और हमारा जो केस है उसमें समझौता हो जाए, जो भी न्याय है वो तुरंत मिल जाए, तो उसे भी इसके तहत लाया जा सकता है। ये अच्छी बात है। श्रेणियाँ हैं उनकी। अच्छा। जिस केसेस को वो कंपाउंडेबल केसेस, समनीय अपराध होने चाहिए, उनको ही कोर्ट केसेस में उसको कंपाउंड किया जाता है। जी, यानी अनुमति लेनी होती है। अनुमति लेनी पड़ती है, कोर्ट के द्वारा अनुमति लेनी पड़ती है। कुछ वो श्रेणी बनी हुई है, उस सेक्शन में प्रॉपरली लिखा हुआ है कि ये अपराध को हम लोग कंपाउंड कर सकते हैं। तो जब भी हम न्याय व्यवस्था की बात करते हैं ना, अगर कोर्ट की बात करते हैं तो हमें वकील रखना होता है, जो वकील हमें उसे फीस देनी होती है, तब वो हमारे पक्ष में बातें रखता है। यहाँ क्या प्रक्रिया होती है अगर मैं लोक अदालत की बात करूँ? लोक अदालत में जब मैटर रेफर हो जाता है, वो केस जब लोक अदालत में सेटल हो जाता है, उसका अवार्ड बन जाता है, तो उस फीस को वापस किया जा सकता है। अच्छा। कोर्ट फी एक्ट की धारा 35 और 17 को एक साथ हम रीड करते हैं, तो उसमें उस फीस को वापस करने की कोर्ट के परमिशन से, यानी कहने का तात्पर्य ये कि जो कोर्ट में केस चल रहा है और उसे लोक अदालत में रेफर किया गया है कि अब इसकी कार्रवाई लोक अदालत में हुई, और अगर फाइनल सेटलमेंट जब हो जाता है, जी, अगर कोई फीस दिया है तो वो फीस भी वापस हो जाती है। ये प्रावधान किया गया है, तो यहाँ भी कोई समस्या नहीं रहती है। सर, हम बातें कर रहे हैं लोक अदालत के बारे में, और अच्छी बात ये है कि अगर हम थोड़े से जागरूक रहें तो जो समस्या लंबी खिंचती है, अगर हम कोर्ट केस के चक्कर में आते हैं, उसका निपटारा हम बड़ी आसानी से लोक अदालत के माध्यम से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने अपनी कोई समस्या लोक अदालत में रखी है और उस पर न्याय भी कर दिया गया, पर जो व्यक्ति है वो संतुष्ट नहीं है, तो क्या अपील में भी जाया जा सकता है? लोक अदालत की जो फाइनल अवार्ड होता है वो कोर्ट की डिक्री की तरह होता है। अच्छा। उसकी कोई अपील नहीं होती है, लेकिन अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए माध्यम ख़त्म नहीं हुए हैं, वो आर्टिकल 226, 227 में हाई कोर्ट में जा सकता है, और यहाँ तक कि सिविल सूट में भी अगर फ्रॉड हुआ है उसके साथ तो उस माध्यम से जा सकता है। अच्छा, तो संभावनाएं हैं, अगर वो चाहे, अगर संतुष्टि नहीं है तो ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसके तहत वो जा सकता है। अगर मैं बात करूँ, आप काम कर रहे हैं फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी के तौर पर। हमने विस्तार से बातें की लोक अदालत के बारे में, क्या अन्य कार्य हैं जो आप इसके तहत कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का मेन मोटो होता है कि समाज के वीकर सेक्शंस को हम लोग फ्री और कॉम्पिटेंट, निःशुल्क और सक्षम लीगल सर्विस प्रोवाइड कर सकें। उसके लिए सेक्शन 12 में है किनको हम ये प्रोवाइड करते हैं, उसमें वुमेन एंड चाइल्ड हो गया,
जो वीकर सेक्शन होते हैं बिहार में, जिनकी सालाना इनकम 1.5 लाख से कम है, वैसे लोगों को, इमोरल ट्रैफिकिंग के लोग हैं, जो मास डिज़ास्टर हुआ जैसे फ्लड, ड्राउट, उन लोगों को लीगल सर्विसेज दिलानी होती हैं। तो कैटेगरी बनी है सेक्शन 12 में, जिनके अंडर हम उन लोगों को लीगल सर्विसेज दिलाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का मेन मोटो होता है कि समाज के वीकर सेक्शन को, जिसको लीगल एड की ज़रूरत है, जिसको कोई नहीं है सहायता करने के, उसके पास भी पहुँचें और उसकी मदद करें। जो कस्टडी, जेल में भी ऐसे बहुत सारे अभियुक्त होते हैं जिनके पास कोई लॉयर्स नहीं होते, उनको हम जेल विजिटिंग लॉयर्स, हमारे पास नई स्कीम आई है, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम 2022 में लॉन्च हुई है। हम लोग डिफेंस काउंसिल उनको प्रोवाइड करते हैं। जिनके पास सक्षम नहीं है, हम लोग जो दुर्बल हैं, उनकी हम सहायता करते हैं। नालसा के द्वारा बहुत सारी स्कीम बनाई गई हैं, उन स्कीम को भी हम समाज के लोअर तबके तक ले जाते हैं, सबको उसको उस स्कीम का फ़ायदा दिलाते हैं। जैसे ट्रांसजेंडर के लिए एक बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने पहली बार एक सितारा स्कीम बनाई है, जिसमें ट्रांसजेंडर को हम उसके राइट्स दिलाते हैं। उसी तरीके से नालसा की बूढ़े लोगों के लिए भी स्कीम है, इमोरल ट्रैफिकिंग के ऊपर स्कीम है, ड्रग अब्यूज़ के ऊपर स्कीम है। तो नालसा के बहुत सारी स्कीम्स हैं जो ग्रास रूट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जाके इम्प्लीमेंट करती है। और स्कीम्स इतनी है कि जिसको हम एक बैठक में आपको बता नहीं सकते, लेकिन सारी स्कीम्स हम लोग काम करते हैं ताकि जनमानस को लाभ पहुंच सके। तात्पर्य आपके कहने का ये कि जो ऐसे लोग हैं जिनको न्याय पाने में किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, वहाँ उनकी सहायता के लिए खड़ा होता है, जिसके बारे में आपने कहा डिस्ट्रिक्ट जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, इसके तहत कार्य किया जा सकता है। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि फ़िलहाल अगर नज़दीक में कोई अगर तिथि है लोक अदालत की, तो उसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे। इस साल 14 सितंबर को और 14 दिसंबर को जी 2 लोक अदालत अभी होनी बाकी है जी। इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपका धन्यवाद देना चाहूँगी सर, वक्त निकाला आपने और आज कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जब भी हम विवादों का जिक्र करते हैं ना, तो एक विवाद बहुत आम तौर पर देखा जाता है, वो है भूमि विवाद। अगर हमारे पास भूमि है, ज़मीन है, तो यकीनन हम सभी यही चाहते हैं कि उस पर कोई दूसरा अधिकार ना जमाए, उसका प्रयोग ना करे, और ये कभी कभी विवाद का कारण भी बन जाता है। इस पर बहुत अच्छे तरीके से सहायक होता है भूमि सर्वेक्षण। पर भूमि सर्वेक्षण है क्या, और हमारे बिहार में इसकी क्या स्थिति है, किस तरह के कागजात की ज़रूरत होती है भूमि सर्वेक्षण में, इन सारी जानकारियों को लेकर अभी फ़िलहाल हम आपके साथ हैं। और हमारे साथ हैं हमारे आज के दूसरे मेहमान। आपको बताते चलूं कि हमने आमंत्रित किया है श्री ओम प्रकाश यादव जी को। आप रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, साथ ही आपने विभिन्न विभागों में कार्य किया है। अगर मैं जिक्र करूं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पंचायती राज विभाग इत्यादि विभिन्न विभागों में आपको कार्य करने का अनुभव है। साथ ही आपको बताते चलूं कि आप IAS एवं PCS के जो अधिकारीगण हैं उन्हें ट्रेनिंग भी देते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि आपने विभिन्न विषयों पर किताबें भी लिखी हैं। तो बिना देर किए हमारे साथ स्वागत करिए हमारे आज के दूसरे विशेष मेहमान श्री ओम प्रकाश यादव जी का। सर, बेहद अभिनंदन, स्वागत आपका कार्यक्रम में। अगर मैं जिक्र करूं भूमि के बारे में, तो अपनी ज़मीन से हमें लगाव होता है, ये जाना हुआ सत्य है, और हम चाहते हैं कि अगर वो ज़मीन हमारी है तो हमारे हिस्से में ही आनी चाहिए। और अगर मैं अपने प्रांत की बात करूं, बिहार की, तो भूमि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो भूमि सर्वेक्षण का कार्य है, इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, यहीं से शुरुआत। बिल्कुल जी, आपने सही फरमाया। लैंड हमेशा से एक बहुत महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट रहा है सोसाइटी का। अगर आप माइथोलॉजी और प्री और हिस्ट्री में जाइएगा तो आप पाइएगा कि कदाचित रामायण को छोड़ करके महाभारत ऑनवर्ड्स जितने युद्ध हुए वो भूमि को लेकर के हुए। अभी भी जो युद्ध चल रहे हैं रशिया, यूक्रेन और फ़िलिस्तीन, वो भूमि के टुकड़े के लिए हैं। तो लैंड इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जहाँ तक इस देश का प्रश्न है, आपको थोड़ा सा बताते चलें कि बहुत साइंटिफिक और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सर्वे सबसे पहली बार टोडरमल ने किया था। आपको जान करके आश्चर्य होगा। उसके बाद से फिर आपको पता है इतिहास में मुगलों के बाद फिर ब्रिटिश का शासन आया, और 1793 में ब्रिटिश ने एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप लिया
परमानेंट सेटलमेंट उसको बोलते हैं, वो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट, बिहार जब हम बोल रहे हैं तो उस वक़्त का बिहार की बात कर रहे हैं, परमानेंट सेटलमेंट हुआ। उस वक़्त यूनाइटेड प्रोविंस थे, उसमें महालवारी सेटलमेंट बोलते हैं। तो जब परमानेंट सेटलमेंट आया, चूँकि आपको पता है कि ब्रिटिश को उसके लिए रेवेन्यू का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट था लैंड रेवेन्यू। जी जी। तो लैंड को रेगुलराइज किया, रेंट वसूलने के लिए परमानेंट सेटलमेंट किया। उसके बाद उसको आवश्यकता महसूस हुई कि कौन सी ज़मीन किसकी है, इसका एक रिकॉर्ड बन जाए, जस्ट लाइक बैंक में आपका खाता बनता है। तो 3 कानून बने महत्वपूर्ण उस वक़्त का जो बिहार था। अभी के कॉन्टेक्स्ट में जो हिस्सा है उसको बोलते हैं, उसमें लागू हुआ बिहार टेनेंसी एक्ट 1985। जो छोटा नागपुर है वहाँ छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। और संथाल परगना का एरिया, चूँकि आपको पता है कि 1855-56 में वहाँ पर संथाल अपराइजिंग हुआ था, तो एक कानून बन गया उसमें प्रोटेक्शन के लिए, संथाल के राइट्स के लिए, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876। तो लैंड सर्वे एज सच मॉडर्न टाइम्स में जो शुरू हुआ वो 1890-92 से शुरू होते 1911-12 तक वो ख़त्म हो गया। यानी लगभग 10-15-20 वर्षों में पूरा सर्वे अंग्रेज़ों ने करवा दिया। और जो फाइनल रिकॉर्ड्स बनते हैं उसको बोलते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं खतियान। तो खतियान समझ लीजिए कि आपका एक बुक है, पासबुक है, जिसमें आपके कितने लैंड्स हैं उसका पूरा डिटेल रहता है। तो वहाँ बन गया और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स पब्लिश हो गए। जब देश आज़ाद हुआ तो मैं चूँकि बिहार सेंट्रिक बात कर रहा हूँ, तो बिहार में भी तब तक बहुत लैंड फ्रेगमेंटेशन है, बहुत लैंड्स का ट्रांसफ़र हुआ जी। तो 1958-59-60 के आसपास आवश्यकता महसूस हुई। और आपको पता है कि जब भूमि सुधार का कानून लागू हुआ तो सबसे पहले बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 आया और उसको संविधान के अनुसूची में डाला गया। तो एक आवश्यकता महसूस की गई कि लैंड रिफॉर्म्स किया जाए। तो उसी के साथ साथ हुआ कि साहब चूँकि लैंड्स बहुत जगह फ्रेगमेंटेशन हुआ, ट्रांसफ़र्स हुए, कुछ सरकारी लैंड भी थे, तो सर्वे शुरू किया, उसको बोलते हैं रिविजनल सर्वे। अंग्रेज़ों ने जो किया था उसका नाम था काडास्ट्रल सर्वे। तो रिविजनल सर्वे शुरू हुआ 58-59-60 वगैरह में, लेकिन दुर्भाग्य से ये आउट ऑफ फोकस हुआ और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपेयर्डनेस नहीं हुई, कंसिस्टेंसी नहीं हुई। उसका परिणाम ये हुआ, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 2002-03 तक भी कुछ जिलों को 12 जिले, तो जिसमें अभी का सारण का तीनों जिला है, आपको तिरहुत में मोतिहारी और बेतिया का है, मुंगेर प्रमंडल के सभी, तो 12 जिलों में तो बिल्कुल कंप्लीट हो ही नहीं पाया। और बाकी जिन जिलों में हुआ वहाँ पार्शियल हुआ। जैसे अगर मैं सहरसा में पोस्टेड था तो वहाँ 10 अंचल है तो 4 अंचल में ही फाइनल हुआ। अभी फिलहाल वर्तमान समय में क्या आप तो ही बता रहे हैं। तो हुआ क्या कि इतना लॉन्ग ये चला ना कि जब नई सरकार आई तो 2011 में महसूस किया कि चूंकि ये सर्वे ऑलमोस्ट फेल कर चुका है, तो एक नए सिरे से सर्वे हो, और तब तक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी थी जी। तो एक नया कानून बना, उसको बोलते हैं बिहार सर्वेक्षण विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011। तो अब इसके तहत ये कार्य हो रहा है और ये बिल्कुल टेक्नोलॉजी ड्रिवेन है। तो आपने बताया हमें कि किस तरीके से भूमि सर्वेक्षण का जो ये कानून बना, इस तक का जो क्रमिक विकास रहा उसके बारे में आपने जानकारी दी। और हमारे पास एक सॉफ्ट स्टोरी है जो भूमि सर्वेक्षण के बारे में बताता है, तो क्यों ना हम मौके का फ़ायदा उठाएं और दर्शकों को दिखाएं अपनी एक सॉफ्ट स्टोरी भूमि सर्वेक्षण। आइए कुछ मूलभूत बातों की जानकारी लेते हैं। भारत जैसे देश में जहां भूमि संबंधी समस्याओं के कारण प्रत्येक दिन विवाद होता है, वहां सरकार द्वारा देश के भूमि संसाधनों का व्यापक सर्वेक्षण और मानचित्रण कराना एक ऐतिहासिक पहल है। कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि अभिलेखों का एक डिजिटल भंडार बनाना है, जिससे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि का कुशल प्रबंधन और उपयोग संभव हो सके। भूमि सर्वेक्षण में भूमि के एक टुकड़े की माप और मानचित्रण कराना शामिल होता है, ताकि इसकी सीमाओं, आकार और विशेषताओं का निर्धारण किया जा सके। सर्वेक्षक भूमि की स्थलाकृति के साथ साथ उसमें मौजूद किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित संरचना को मापने के लिए तकनीकों के साथ संयुक्त विशेषज्ञ भूमि सर्वेक्षण उपकरण का उपयोग करती है। इस कार्यक्रम को 2020 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश में भूमि अभिलेखों का एक व्यापक और सटीक डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह पहल डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में
एक महत्वपूर्ण कदम है जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और अर्थव्यवस्था में बदलना है। भूमि सर्वेक्षण के कुछ प्राथमिक उद्देश्य हैं: स्वामित्व विवरण, भूमि उपयोग पैटर्न और स्थानिक मानचित्रण सहित भूमि अभिलेखों का एक व्यापक और सटीक डेटाबेस बनाना, कृषि, शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि के कुशल प्रबंधन और उपयोग को सक्षम करना, देश में सभी भूमि जोतों की पहचान करके और उन्हें कराधान के दायरे में लाकर भूमि राजस्व संग्रह में वृद्धि करना, नागरिकों को सटीक और विश्वसनीय भूमि रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान करना ताकि वे अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें और अपने दायित्वों को पूरा कर सकें। भारत जैसे देश में भूमि सर्वेक्षण के कई लाभ हैं। सटीक और विश्वसनीय भूमि रिकॉर्ड विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि के कुशल प्रबंधन और उपयोग को सक्षम करेंगे। सभी भूमि जोतों की पहचान और कराधान से भूमि राजस्व संग्रह में वृद्धि होगी। नागरिकों के पास सटीक और विश्वसनीय भूमि रिकॉर्ड तक पहुंच होगी जिससे वे अपने अधिकारों का प्रयोग करने और अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होंगे। डिजिटल भूमि रिकॉर्ड भूमि लेन देन और प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। इतने सारे लाभों के बावजूद भूमि सर्वेक्षण में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भूमि सर्वेक्षण में एकत्रित डेटा की सटीकता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है। इसलिए इन चुनौतियों का समाधान भूमि सर्वेक्षण की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा। वर्तमान समय में इस पर कार्य चल रहा है। मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगी कि प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस, ये काम कैसे होता है अगर भूमि सर्वेक्षण का काम किया जाता है। बिल्कुल। आप सबको मालूम है कि कोई कानून जब बनता है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसके रूल बनते हैं। सर, तो आपको बताते चलें कि यह जो सर्वे है ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्वे है। DGPS टेक्नोलॉजी से बिल्कुल एरियल मैपिंग हुई और उसका मानचित्र बना और उसके बाद ETS से अब वो जंजीर और जो चेन लगता था पहले अर्स्टवाइल, उसके जगह पर ETS मशीन आ गई। अच्छा। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। तो इसका जो स्टेप्स होता है बता दें कि मान लीजिए कि किसी अंचल में या किसी ज़िले में पहले वो अधिसूचना हो जाएगी, उसके बाद उद्घोषणा होगी। उद्घोषणा अधिसूचना में अंतर, अधिसूचना गजट में नोटिफाई हो जाता है कि होने वाला है। उद्घोषणा में डेट टाइम सब बता दिया जाता है, शिविर किस अंचल में लगेगा, उसका शिविर कार्यालय बनता है। और उसके बाद बोलते हैं स्वघोषणा, जो आपने अपने बात उठाई थी। जो स्टेक होल्डर्स है, इसका 2 स्टेक होल्डर्स है, एक गवर्नमेंट है एजेंसी और दूसरा है रैयत जिसके पास लैंड है। तो स्वघोषणा में रैयत के पास 2 ऑप्शन है, या तो ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में। जो शिविर लगते हैं उसकी व्यापक प्रचार प्रसार होता है, अखबारों में भी ऐड आते हैं, लोकल वहाँ पर लाउड स्पीकर से भी माइकिंग वगैरह भी होती है। और अमीन और जो कर्मी होते हैं, विशेष सर्वेक्षण कर्मी उसको बोलते हैं, वो लोग गांव में भी जाता है। तो स्वघोषणा होता है। स्वघोषणा में रैयत के पास जो भी कागजात है, उसके वंशावली से संबंधित, उसके पास खतियान हो या जो हो, वो उसको देता है। अब देखिए स्टेप्स कैसे होता है। पहले एरियल सर्वे हो गया, हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, उसका एक मैप बन गया। और उस मैप को जो पुराने वाले मैप है, जैसे रिविजनल मैप होगा या कैडस्ट्रल मैप, उससे मिलाया जाता है। उसको ट्रूथिंग बोलते हैं। उसमें अगर छोटी मोटी त्रुटि है तो उसको सुधार करके दे देता है मैप, और फिर एरियल एजेंसी है उसको सुधार करके वो दे देता है। सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है ये कि जब रैयत ने साइमल्टेनियसली चलता रहता है, रैयत देता रहता है ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में। जो सबसे नीचे का कर्मी होता है विशेष सर्वेक्षण में, उसको अमीन बोलते हैं। और ये लोग सब लोग डिप्लोमा होल्डर होता है सिविल इंजीनियरिंग, और सर्वे में ये लोग किए रहते हैं, इसकी ट्रेनिंग भी होती है। तो सबसे पहला स्टेप है कि वो उस मैप को लेकर के पहले मैप रेक्टिफाई करेगा, उसके बाद गांव में जाएगा और वो गांव का बाउंड्री का सर्वेक्षण करेगा, बाउंड्री मिलाएगा, उसको बोलते हैं बाउंड्री वेरिफिकेशन, और त्रिमुहान ट्राई जंक्शन फिक्स करता है। उसके बाद अगर उस मैप में थोड़ी बहुत सुधार की गुंजाइश होगी तो सुधार करने के लिए दे देगा। सुधार के फिर मैप आ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण स्टेप पहला होता है, उसको बोलते हैं किस्तवार। किस्तवार में अमीन को, और बाकी जो सर्वेक्षण के कर्मी अधिकारी भी जा सकते हैं, बट अमीन को 100% प्लॉट्स पर फिजिकली जाना है जी। उसको वेरीफाई करना है, उसको किस्तवार बोलते हैं। और जब वो पूरा वेरीफाई कर लेगा
उसके बाद फिर वो, और इस बीच में अपना रैयत से अपेक्षा ये की जाती है कि रैयत सर्वेक्षण के दरमियान, यानी जो किश्तवार होता है उसके दरमियान वो ज़मीन पर जाए, देखे भी, उसको मदद करे, इनफैक्ट वो फैसिलिटेट करे। अब चूँकि सर्वेक्षण कर्मी है वो तो बाहर से गया है, रैयत वहीं के हैं, इसमें सबको इन्वॉल्व किया जाता है, मुखिया को, सरपंच को, या और जो लोग ग्रामीण हैं, तो किश्तवार होता है। किश्तवार के बाद फिर वो बन जाता है मैप, और जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है उसको बोलते हैं खानापुरी। हम शॉर्ट में थोड़ा बता दे रहे हैं। खानापुरी एक्चुअली हर प्लॉट पर नंबरिंग होना शुरू होता है, खेसरा पंजी बनना शुरू होता है, और उसके बनने के बाद LPM डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको बोलते हैं लैंड पार्सल मैप। हर एक रैयत को उसका कौन कौन सा लैंड है उसका एक मैप ड्राफ्ट कर सकते हैं। ये अंतिम पड़ाव होता है? नहीं, अंतिम नहीं, इसके पश्चात क्या होता है? LPM दे दिया, LPM के बाद फिर ऑब्जेक्शन होगा। अच्छा, दे सकता ऑब्जेक्शन, अगर ठीक है तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्शन जब होगा तो रैयत के लैंड के लिए कानूनगो सुनवाई करेगा, और सरकारी लैंड अगर है तो वो तो ये जब डिस्प्यूट सॉल्व हो जाते तब फाइनल प्रक्रिया होती है। फाइनल प्रक्रिया इसमें माने थोड़ा सा और स्टेज हम आपको 1 मिनट में ब्रीफ कर देते हैं। जो कि ये लैंड है ना, अलग अलग चेक्स एंड बैलेंसेज रखे गए हैं, नहीं तो फिर वो बहुत डिस्प्यूट्स बढ़ेगा। तो उसके बाद LPM बन गया, सुनवाई हो गई, फिर आवश्यक सुधार हो गया, उसके बाद ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा। ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद रैयत जो है वो अपना ऑब्जेक्शन देगा, और ऑब्जेक्शन सुनने के बाद फाइनल पब्लिकेशन जो होगा, तब अंतिम सुनवाई सेटलमेंट अफसर के लेवल पर होगी, और वो फाइनल हो जाएगा। सर, अगर मैं बात करूं किसी एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पास ज़मीन है और भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है, तो किस तरह के कागजात उसके पास रेडी होने चाहिए? बिल्कुल सही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे जो रैयत है उसके पास ज़मीन से मुतल्लिफ जो भी उसके पास कागज़ है, जैसे उसके पास खतियान की कॉपी हो सकती है, म्यूटेशन का रसीद हो सकता है, अगर किसी ने दान दिया है तो उसका डॉक्यूमेंट हो सकता है, अगर उसने ज़मीन परचेज किया है केवाला से और म्यूटेशन नहीं कराया है तो वो केवाला की कॉपी हो सकती है, कोर्ट से अगर कोई इसको डिक्री मिला है तो वो हो सकता है। मतलब उस, और प्लस मान लीजिए कि ज़मीन उसके फादर के नाम से थी, 4 भाई था, तो आपस में मिल करके वो शेड्यूल बना करके वो दे सकता है। मतलब जितना कागज़ वो दे देगा शिविर में, ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में, तो वो सर्वे करने में आसानी होगी। तो रैयत को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है, जिन कागजातों की ज़रूरत है वो ज़रूर उन्हें मुहैया कराना चाहिए। कभी कभी एक समस्या आती है ना कि जब भूमि किसी और की होती है और उस पर किसी और ने कब्जा कर लिया होता है, तो ऐसे केस में भूमि सर्वेक्षण हो रहा हो तो कहाँ सावधानी रखनी चाहिए? भूमि सर्वेक्षण में एज सच इसका रिड्रेसल का कोई मैकेनिज्म नहीं है, एक्सेप्ट कि देखिए लैंड सर्वे क्या है, एज ऑफ नाउ लैंड किस स्थिति में है। तो जो अगर मान लीजिए कि किसी के नाम से ज़मीन है और किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है, या और अदरवाइज भी हो सकता है, तो उसमें जो खेसरा पंजी बनता है तो विवादग्रस्त भूमि का अलग से कॉलम बन जाता है, उसमें वो अमीन लिख देगा उस चीज़ को कि ये स्थिति है, लैंड इनके नाम से था और कब्जा इनके नाम से। फिर उस रैयत को वो अलग कोर्ट है, उसका कॉम्पिटेंट कोर्ट है, कानून बने हुए हैं, उसके रिट्रेसल के लिए उसको जाना पड़ेगा, लेकिन सर्वे में उसको लैंड को डिस्पोजेस करके उसको दिलाने का कोई प्रावधान नहीं है। जी जी, तो इस तरीके से आपने बहुत सारी जानकारियां तो दी ही भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी हुई। एक और बात जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर सारा कुछ बन गया और रिकॉर्ड में संशोधन करना है तो क्या इसकी भी कोई प्रक्रिया है? वो बताया कि अंतिम स्टेज में जब सुनवाई होगी तो सेटलमेंट ऑफिसर जब ऑर्डर पास करेगा तो वो फाइनल हो जाएगा रिकॉर्ड। उसके बाद फिर वो सिविल कोर्ट में जाएगा। तो इसीलिए ये किया जा रहा है और इतना स्कोप रखा गया है कि डिस्प्यूट होने की संभावना लगभग नगण्य है, क्योंकि जब सेटलमेंट ऑफिसर सुनवाई करे उसको क्वाजी जुडिशियल पावर्स हैं, वो बिल्कुल कोर्ट की तरह होल्ड करेगा और वो ऑर्डर पास करेगा। इसीलिए 2 स्टेज पर सुनवाई की व्यवस्था की गई है और इसमें चांसेस ये हैं कि फिर वो नहीं रहेगा, प्रोवाइडेड कि सफिशिएंट समय मिल जाए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है कि इट टेक्स टाइम। आपको ये लास्ट में मैं आपको बताते चलूँ दर्शकों को कि अंग्रेज जिसके पास अथॉरिटी बहुत ज़्यादा था, हनक ज़्यादा थी, उसको 10 साल लग गया। तो यहाँ पर भी ये समय लगेगा और इसमें अगर हड़बड़ी करेगी सरकार तो थोड़ा कठिनाई होने की संभावना हो सकती है। यही हमारा ऑब्जर्वेशन है। जी जी, तो आपने बहुत विस्तार से बताया भूमि सर्वेक्षण के बारे में, हर उन बारीकियों को बताया जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकाल कर बिहार बिहान में अपना समय देने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार।
और दर्शकों, आज हमने दो मुख्य मुद्दों पर बातचीत की, लोक अदालत और साथ ही भूमि सर्वेक्षण के बारे में आपको जानकारियाँ दी। हम सजग रहते हैं, हम वो जानकारियाँ लेकर आते हैं जिनकी आपको ज़रूरत है, और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप और क्या जानना चाहते हैं इसके लिए हमें ख़त लिखें, हमें ईमेल भेजें। और इसके लिए आपको नोट करना होगा हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com।